एपिसोड 1 और 2। सिटी हॉस्पिटल दिल्ली। माफ कीजिए, प्लीज रास्ता दीजिए। अर्जुन कपूर एक बेहोश छोटी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागते हुए आया और पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी कीजिए, मेरी बच्ची को बचाए। नर्सें और डॉक्टर तुरंत बाहर आए और बच्चे को अर्जुन की गोद से ले लिया तथा इमरजेंसी वार्ड में चले गए। ओह, आप अंदर नहीं जा सकते। नीले रंग की ड्रेस और चेहरे पर मास्क पहने एक नर्स ने अर्जुन को इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश करने से रोक दिया। तभी पीछे से ऊंची एड़ियों के हिल्स की टिक टिक की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, जो हर क्लिक के साथ उसके दिल को दबा रही थीं। अर्जुन कपूर, एक लड़की की तेज आवाज गूंजी। अभी अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके गाल पर जोरदार तमाचा लगा। उसके सामने अनिका मल्होत्रा गुस्से से भरी हुई खड़ी थी और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए थे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसका लहजा ठंडा और पूरे गुस्से से भरा हुआ था। इस समय हॉस्पिटल में मौजूद कई पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर डर गए। अर्जुन ने बिना कोई भी जवाब नहीं दिया। वो शर्म से अपने सिर को झुका लिया। अनिका ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में असंतोष और घृणा साफ झलक रही थी। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए एक तरफ खड़ा था, जैसे कोई बच्चा शरारत करते हुए पकड़ा गया हो। उसने कुछ मीटर दूर खड़ी महिला की तरफ देखा, जिसे वह अपनी पत्नी कहता था, जिस महिला के साथ उसने पहले ही डाइवोर्स के पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वह किसी भी समय आधिकारिक तौर पर उससे अलग हो सकती थी। अनिका मल्होत्रा बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे, उसका शरीर लंबा और पतला था। वह सभ्य और शिक्षित थी। एक समय वह अपने विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की थी। वह अप्रत्याशित रूप से अर्जुन से प्यार करने लगी थी, अचानक शादी कर ली और उसकी बेटी अहाना कपूर को जन्म दिया। हालांकि शादी के बाद जीवन उतना आदर्श नहीं रहा। अर्जुन का करियर अच्छा नहीं चला और उनका बिजनेस विफल हो गया। उनकी बेटी को जन्मजात हृदय रोग भी था, जिससे उनकी सारी बचत खत्म हो गई और अब उन्हें भोजन वितरण सेवाएं देकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। दूसरी ओर अनिका एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग ग्रुप की हेड थीं। उनके माता पिता में से एक अनुभाग प्रमुख थे, जबकि दूसरे सेवानिवृत्त शिक्षक थे। ये कहना सुरक्षित था कि मल्होत्रा परिवार में अर्जुन की कोई खास हैसियत नहीं थी और पिछले 2 सालों से वह लगभग न के बराबर था और अर्जुन की वजह से ही अनिका का अपने परिवार से झगड़ा हुआ था और उसके माता पिता उन्हें कोई सहायता देने को तैयार नहीं थे। दोनों बुजुर्गों ने उनसे गंभीरता से कहा था कि वे अपनी पोती के इलाज के लिए तभी मदद करेंगे जब अर्जुन और अनिका का डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स के बाद बच्चा मल्होत्रा परिवार का होगा। यह मामला 1 साल तक खींचता रहा। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अर्जुन ने देखा कि उसकी बेटी को बाहर धकेला जा रहा है। वह जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था, लेकिन अनिका पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह वहीं रुक गया और दूर से अपनी प्यारी बच्ची को देखने लगा। आहू ने रेस्पिरेटर पहना हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। उसने अपने छोटे से पीले हाथ से हाथ बढ़ाया और बुदबुदाई, पापा। अर्जुन ने अपनी बेटी का ठंडा हाथ थाम लिया और उसके माथे से बालों को धीरे से हटाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पापा यहाँ हैं। माँ, प्लीज पापा से मत लड़ो। यह आहू की गलती है। मैं चाहती थी कि पापा मुझे मनोरंजन पार्क ले जाएं। छोटी अहाना, जो सिर्फ 3 साल की थी, अपने पिता के लिए कमजोर आवाज में बोल रही थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, माँ आपकी बात सुनेगी और पापा से बहस नहीं करेगी। अर्जुन कपूर, हॉस्पिटल का खर्च चुकाओ। एक ठंडी आवाज ने अर्जुन की अपनी बेटी के साथ बातचीत को बाधित कर दिया। अर्जुन ने अनिका की ओर देखा, लेकिन उसने उसे एक ठंडी निगाह से देखा और फिर अपनी बेटी के साथ वार्ड में चली गई। रोगी भुगतान विभाग में पहुंचने पर अर्जुन ने अपना डेबिट कार्ड निकाला। मुझे खेद है, लेकिन आपका कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है, नर्स ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी ओर देखा। ओह, यह अर्जुन कपूर है, उसने सोचा। वह दरिद्र व्यक्ति जो अपनी पत्नी से चिकित्सा बिल भरवाता रहता है। वह अपने सास ससुर से मदद मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कितना अहंकारी आदमी है, बकवास। यह अस्वीकार कर दिया गया है। अर्जुन हताश हो गया। उसने मुंह बनाया और खुद को विनम्र करते हुए थोड़ा झुककर पूछा, नर्स, क्या तुम मुझे कुछ दिन दे सकती हो? नर्स ने उसे ठंडी निगाह से देखा और अपनी आंखों में उपहास भरा भाव लिए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी पत्नी से पूछ लो। आखिरकार तुम एक रखेल हो। तुम। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। नर्स ने बस अपनी बाहें क्रॉस करके उपहास किया।
तुम्हारे पास कल तक का समय है। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो डिस्चार्ज करवा लो। उसके बाद वह उसे अनदेखा करने के लिए मुड़ी। उससे एक और शब्द कहने पर उसे घृणा महसूस हुई। वह किसी को सिर्फ इसलिए कैसे परेशान कर सकती है क्योंकि वह गरीब है। अर्जुन ने क्रोध में अपनी मुट्ठियां कस लीं। कड़वाहट महसूस की। जैसे ही वह पलटा, उसने देखा कि उसके पीछे अनिका खड़ी थी और उसकी ठंडी आभा थी, उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। अन्नी, चिंता मत करो, मैं अभी जाकर कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि उनकी बचत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। अर्जुन कपूर, अगर तुम अभी भी मर्द हो तो जाओ और मेरे माता पिता से भीख मांग लो। मैं। अर्जुन चुप हो गया। उसके शब्द गले में अटक गए थे। हाँ, अनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे पता था, तुम कभी नहीं बदलते। क्या तुम्हारा अभिमान आहू से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उसने उसके विचारों को समझ लिया था। अनिका ने फिर अपनी पीठ उसकी ओर करके पलटी। अर्जुन ने असहाय सी आह भरी। और फिर उसके फोन पर डिलीवरी की सूचना आई। वह वार्ड में पहुंचा और जाने से पहले अपनी बेटी से थोड़ी बातचीत की। जाने से पहले अनिका ने उसे याद दिलाया। अर्जुन, इस सप्ताहांत मेरे पिता का जन्मदिन है। अगर तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते तो जाओ और मेरे माता पिता से भीख मांगो। उसने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अर्जुन जानता था कि यह उसके लिए अनिका के धैर्य का आखिरी टुकड़ा था। जैसे ही वह हॉस्पिटल से निकलने वाला था, एक घमंडी पुरुष की आवाज ने उसे पुकारा, वाह, यह अर्जुन कपूर नहीं है। तुम कहाँ भाग रहे हो? अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत आदमी खड़ा है। वह आदमी पूरा सूट पहने हुए था, उसके हाथ में फलों की टोकरी और एक पेप्पा पिग गुड़िया थी। रोहन खन्ना, तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। रोहन खन्ना यूनिवर्सिटी में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जब से अर्जुन और अनिका की शादी हुई, वे दुश्मन बन गए। क्योंकि रोहन भी अनिका से प्यार करता था। मैंने उसे आने के लिए कहा था। अनिका अचानक प्रकट हुई और अर्जुन के पास से चली गई। एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ उसने रोहन से कहा, भाई रोहन, मुझे आपको फिर से परेशान करने के लिए बहुत खेद है। अनिका को देखते ही रोहन के चेहरे पर दिखावटी भाव एक उदार मुस्कान में बदल गया और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आखिरकार आहू का चाचा हूं। यह आहू के लिए है। मैं अभी जाकर बिल चुकाता हूं। रोहन ने फिर अर्जुन को एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा और उसकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार था। अर्जुन की मुट्ठियां सफेद हो गईं। उसने अन्नी से ठंडे स्वर में पूछा, तुमने उससे पैसे क्यों उधार लिए? क्या तुम्हारे पास कोई है? या तुम चाहते हो कि आहू को कल हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाए? अनिका ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा और फिर रोहन के पीछे चली गई और जाते जाते उसके साथ खुशी खुशी बातें करने लगी। ये दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें गुस्से से बाहर आने को हो रही थीं। उसे लगा कि उसके अहंकार को भारी चोट पहुंची है। पैसा, पैसा, पैसा। उनके लिए सब कुछ पैसे के बारे में है। अर्जुन हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने नीले आसमान की ओर देखा और फिर कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। राज, तुम कहाँ हो? चलो मिलते हैं। एक किराए के घर के अंदर अर्जुन और राज एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। राज थोड़ा सावला और दुबला पतला आदमी था। उसने अर्जुन को डेबिट कार्ड दिया और कहा, यहाँ 60,000 हैं। इसे ले लो। अब अर्जुन ने कार्ड लेते हुए हाथ कांपते हुए कहा, राज, शुक्रिया। शुक्रिया। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? आखिर हम भाई हैं। राज हंसा। मैं विरोध करता हूँ। एक जोरदार धमाका हुआ और किराए के घर का दरवाजा अचानक खुल गया। एक लंबी महिला गुस्से में अंदर घुसी। राज, लो, ये वह दहेज है जो तुम्हें मेरे परिवार को देना था। तुम उसे क्यों दे रहे हो? यह महिला राज की गर्लफ्रेंड थी, रूबी। उसकी शक्ल सूरत 10 में से 7 नंबर की थी और उसका व्यक्तित्व गर्वीला था। वह थोड़ी घमंडी थी। रूबी, आहू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इसलिए मैं इसे अर्जुन को केवल इमरजेंसी स्थिति के लिए उधार दे रहा हूं। राज ने रूबी की बांह खींचते हुए उसे समझाया। रूबी ने अपना हाथ दूर कर लिया और अर्जुन पर व्यंग्य किया। हाँ, अर्जुन, तुमने हमारे राज से अब तक कितनी बार पैसे उधार लिए हैं? अगर तुम बेशर्मी करने वाले हो तो मैं तुम्हें क्यों खुश करूं? रूबी। राज की आवाज गहरी हो गई जब उसने उसकी आस्तीन खींची। रूबी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने रूबी की नाक की ओर इशारा किया और उसे दोषी ठहराया। मी, सुनो, अगर आप उसे पैसे उधार देने जा रहे हैं
तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। आप हमारी शादी के बारे में भूल जाए। ये देखते हुए कि वे झगड़ने वाले थे, अर्जुन ने कार्ड टेबल पर रख दिया, खड़ा हो गया और माफी मांगते हुए सिर हिलाया। मुझे माफ कर दो, राज। मैं तुम लोगों से तुम्हारी शादी के समारोह में मिलूंगा। अब मैं विदा लेता हूँ। अलविदा, रूबी ने ठंडे स्वर में कहा। राज के उसके पीछे आने का इंतजार किए बिना ही अर्जुन किराए के घर से भाग चुका था। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, रूबी और राज की बहस की आवाजें दरवाजे के पीछे से सुनाई देने लगीं। अर्जुन एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए सड़क पर अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था। गरीब होना एक पाप है और आप वास्तव में पैसे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन ने आखिरकार उस नंबर पर कॉल किया जिसे उसने 7 सालों से डायल नहीं किया था। कॉल जल्द ही लग गई। नमस्ते, यंग मास्टर। यंग मास्टर, क्या यह आप हैं? आपने आखिरकार मुझे फोन कर ही दिया। दूसरी तरफ से आवाज रोमांचित लग रही थी। उम्र के संकेत और यहां तक कि नाक बहने की आवाज भी थी। अर्जुन ने असहाय होकर कहा, जॉर्ज, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए भेज सकते हो? ओह, यंग मास्टर, कृपया ऐसा मत कहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 बिलियन भी ट्रांसफर कर सकता हूं। फोन पर बूढ़ा आदमी अभी भी उत्साहित था, लेकिन जल्द ही वह परेशान लग रहा था। लेकिन यंग मास्टर के साथ आपके समझौते के अनुसार, यदि आप परिवार के वित्त और कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको वापस आना होगा और पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेना होगा। क्या आप कंपनी में आ सकते हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे? अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा। बहुत बढ़िया, युवा मास्टर, मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगा, बूढ़े जॉर्ज ने उत्साह से कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही यह कर सकता हूं। अर्जुन ने पूछा, हाँ, कौन सी कंपनी है? एपेक्स ग्रुप। मैं डायरेक्टर के ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा, जॉर्ज ने कहा। फोन रखने के बाद अर्जुन अपने सामने से गुजर रहे लोगों की भीड़ को घूरता रहा। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं, अर्जुन, सिल्वर का मोल लेकर पैदा हुआ हूं। मेरे परिवार के पास दुनिया भर में संपत्ति है और मेरे परिवार के पास दुनिया भर में हिस्सेदारी का मालिक है। मैं पिछले 7 प्राचीन विरासत से बचने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं भाग गया, उम्मीद है कि मैं एक सामान्य जीवन जी सका। लेकिन आज रियलिटी ने मुझे समझौते के लिए मजबूर कर दिया है। अगर मैं साबुत मेहनत नहीं करता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो मुझे वापस जाना होगा और उस विशाल संपत्ति को विरासत में लेना होगा। अर्जुन जल्द ही अपने सब्सक्राइबर से एपेक्स ग्रुप की बिल्डिंग में शामिल हो गए। ये लगभग 300 मीटर ऊंची इमारत थी। कंपनी खुद बिजनेस की दुनिया में बहुत नाम कमाया था, लेकिन फिर भी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सभी कंपनियां या तो कपूर परिवार की स्थितियां या उनसे कुछ उनके पास साझा थे। लॉबी में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक महिला की आवाज ने रोक दिया। अरे अरे अरे, तुम वहां हो? कहा कि तुम अचानक अंदर घुस सकते हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। फोन करने वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फोन करो और किसी को नीचे बुलाओ। काली बगल में एक खूबसूरत लड़की ने अर्जुन का रास्ता निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। वह एक वैयक्तिक दिखने वाली और गरिमामय आहा वाली लड़की थी। तुम क्या देख रहे हो? कितना घिनौना है, बदमाश। जल्दी करो और बाहर निकलो। सीमा ने अर्जुन को एक घृणित दृष्टि से देखा, ये संकेत कि वह अपने जीवन में आश्रम मठ के लिए देख रहे हैं। ये सिद्धांत कि वह अपने जीवन में हवेली स्टोरमैन के लिए देखें। अर्जुन का भाव बदल गया, वह थोड़ा उदास हो गया। अर्जुन को उसकी डिलीवरी यूनिफॉर्म में जर्जर हालत में देखकर लिली ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी बाहर निकल जाओ, हम यहाँ डिलीवरी करने वालों को आने की अनुमति नहीं देते हैं। अर्जुन ने बताया, मैं यहाँ डिलीवरी के लिए नहीं आया हूँ। लिली ने अपनी बाहों को मोड़ने से पहले अपने बालों को ठीक किया और ठंडे स्वर में बोली, ये पहली बार नहीं है जब मैंने ये सुना है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कहता है कि वे डिलीवरी मैन नहीं हैं। कृपया, मैं नहीं हूँ। मैं जॉर्ज थॉमस से मिलने आया हूँ। ये कहकर अर्जुन हताश होकर अंदर चला गया। अरे, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही थी? लिली गुस्से में थी। उसने पहली बार ऐसा बेशर्म डिलीवरी मैन देखा था, जो प्रवेश से मना किए जाने के बाद भी जबरदस्ती अंदर घुस गया। तभी एक डिपार्टमेंट मैनेजर ने शोरगुल सुन लिया और वह भद्दे चेहरे के साथ बाहर आया। क्या हो रहा है? मैनेजर, ये डिलीवरी मैन हमारे ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है।
लिली ने अर्जुन की ओर इशारा किया और फिर बहुत ही तिरस्कार के साथ कहा, मैं बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगी। मैनेजर ने भौहें सिकोड़ी और अर्जुन को घूरते हुए कहा, हमारी कंपनी डिलीवरी करने वालों को अंदर नहीं आने देती। कृपया चले जाएं। मैनेजर ने ज्यादा शिष्टाचार दिखाया, लेकिन उसका लहजा और रवैया दोस्ताना नहीं लग रहा था। यह आदमी फॉर्च्यून ग्लोबल में सूचीबद्ध एक कंपनी का डिपार्टमेंट मैनेजर था। कचरा पहुंचाने वाले लोगों के साथ इतना विनम्र होना पहले से ही बहुत दयालुता थी। अर्जुन को अभी भी वहीं हतप्रभ खड़ा देखकर लिली अपना अधिकार दिखाने के लिए उत्सुक थी। इसलिए उसने फिर से उसकी ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुमने सुना? अब बाहर निकलो। अर्जुन नाराज था। क्या उसने डायनामाइट निगल लिया है या उसे मासिक धर्म हो रहा है? यह मेरे परिवार की कंपनी है और तुम सिर्फ निगरानी करने वाले हो। तुम कौन होते हो अपने मालिक पर भौंकने वाले? लानत है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ डिलीवरी के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जॉर्ज थॉमस से मिलने आया हूँ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जॉर्ज थॉमस? मैनेजर हैरान रह गया और अर्जुन को घूरने लगा, फिर हंसने लगा। आप हमारे चेयरमैन को खोज रहे हैं? जॉर्ज थॉमस, क्या आपके चेयरमैन हैं? अर्जुन अवाक रह गया। क्या वह बूढ़ा आदमी सिर्फ सचिव नहीं था, वह कब से चुपके से चेयरमैन बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शर्तों के बारे में बात करने के लिए इतना बहादुर था। इसका मतलब है कि जब मैं बाद में उससे मिलूंगा तो मैं नर्म नहीं हो सकता। मैं, अर्जुन कपूर, कभी भी पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। मैं बस पैसे लेकर चला जाऊंगा। मैनेजर ने अपना हाथ हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि राष्ट्रपति थॉमस हमारे चेयरमैन हैं और तुम कहते हो कि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर मैनेजर, मजाक करना बंद करो। उसके जैसे घटिया इंसान को कैसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? लिली ने मजाक करते हुए कहा और उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ठीक है। लिली, सुरक्षाकर्मियों को बुलाओ। मैनेजर ने अधीरता से हाथ हिलाया। समझ गया, मिस्टर मैनेजर, लिली ने एक चुलबुली आवाज में जवाब दिया और फिर दौड़कर सामने की डेस्क पर पहुंची और सुरक्षा विभाग को फोन करने के लिए फोन उठाया। मैनेजर जाने ही वाला था कि अचानक फ्रंट डेस्क पर एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। जॉर्ज थॉमस, अभी यहाँ आ जाओ। मुझे तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ने रोक रखा है। अगर मैं 3 मिनट में तुमसे नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा। अन्य 2 लोगों ने आवाज के स्रोत का अनुसरण किया और देखा कि अर्जुन ने आलसी भाव के साथ फोन रख दिया था और उसकी आंखें कार्यालय के वातावरण का निरीक्षण कर रही थीं। लिली के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान बढ़ गई और उसने फटकार लगाई, अब तुम नाटक भी कर रहे हो। तुम जीवन भर डिलीवरी मैन बनने के लायक हो। फिर उसके हाथ फोन से हट गए और उसने अर्जुन की एक गुप्त तस्वीर खींची और उसे अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा था, घृणित, आज एक पागल डिलीवरी मैन से मुलाकात हुई और उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों से कहने वाली हूँ। एक तरफ मैनेजर ने भौहें सिकोड़ते हुए लिली को देखा। लिली ने तुरंत समझ लिया और उसे ओके इशारा दिया। उसने सुरक्षा विभाग को फोन किया और बताया, नमस्ते, मानव कचरे के एक टुकड़े की देखभाल करने के लिए फ्रंट डेस्क पर आ जाओ। फोन रखने के बाद लिली वापस बैठ गई और अर्जुन को अनदेखा करते हुए अपना मेकअप ठीक करने लगी। जल्द ही एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन जॉर्ज थॉमस अपने सचिव के साथ लिफ्ट से बाहर दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने युवा मालिक को दूर से लाउंज में इंतजार करते हुए देखा। हालांकि जिस बात ने उनकी आंखें चौंधिया दी वह ये था कि 3 सुरक्षाकर्मी उस युवा मालिक को बाहर फेंकने वाले थे। वह परिवार के व्यवसाय का एकमात्र वारिस है। जॉर्ज ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, रुको। तीनों सुरक्षा गार्ड अर्जुन को बाहर धकेल ही रहे थे कि उन्होंने आदेश सुना। उन्होंने पलटकर देखा कि उनका चेयरमैन गुस्से से लाल होकर दौड़ता हुआ आ रहा है। चेयरमैन यहाँ क्यों है? धप। तीनों आदमी सीधे खड़े हुए और सलामी दी। शुभ दिन, श्रीमान राष्ट्रपति। उन्होंने अभिवादन किया। हालांकि जॉर्ज ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अर्जुन की ओर चला गया। उसका चेहरा सूरजमुखी की तरह खिल रहा था। जिस क्षण लिली ने चेयरमैन को देखा वह जल्दी से वहां पहुंची और जब उसने देखा कि अर्जुन अभी भी एक बेवकूफ की तरह वहां खड़ा है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। श्रीमान राष्ट्रपति, लिली ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और फिर अर्जुन को तिरस्कार से घूरने लगी। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम तीनों, उसे तुरंत बाहर निकालो। लिली क्रोधित हो गई। क्या सुरक्षा दल अंधा था? चेयरमैन के यहाँ रहते हुए वे इस कूड़े को लाउंज में कैसे रहने दे सकते थे?
क्या होगा अगर इस पागल आदमी ने चेयरमैन को परेशान कर दिया? जॉर्ज ने, हालांकि, लिली पर एक ठंडी नजर डाली और फटकार लगाई, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी कंपनी का युवा मालिक है, भविष्य का अध्यक्ष। तुम लोगों को इतना अपमानजनक होने की अनुमति किसने दी? युवा युवा मालिक, ये लड़का, ये डिलीवरी मैन युवा मालिक जैसा कैसे हो सकता है? लिली अवाक रह गई। उसने गुस्से से कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आप गलत हैं? वह हमारी कंपनी का युवा मालिक कैसे है? मैं गलत नहीं हूं, जॉर्ज ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसके दिल में इस महिला के लिए घृणा बढ़ती जा रही थी। ये किस तरह का लहजा और रवैया है? क्या आप अपने चेयरमैन से इस तरह बात करते हैं? लिली को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे माफ करें, मैं मैनेजर, जो पहले से ही वहां मौजूद था, उसी समय वापस आ गया। उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान दी और पूछा, श्रीमान राष्ट्रपति, आप यहाँ क्यों आए हैं? बोलते समय उसने देखा कि अर्जुन अभी भी यहाँ था, लेकिन उसे मौजूदा माहौल का पता नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह भौंचक्का रह गया। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हमारी कंपनी यहाँ डिलीवरी करने वालों को आने की अनुमति नहीं देती? बाहर निकल जाओ। बोलने के तुरंत बाद उसे लगा कि दो ठंडी आंखें उसे घूर रही हैं। अरे यार, बेवकूफ तो हर जगह हैं, लेकिन आज तो वे बहुत ज्यादा थे। चुप रहो। जॉर्ज गुस्से से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, वह हमारी कंपनी का युवा मालिक है। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ऐसा घमंडी होना कितना बड़ा पाप है। युवा मास्टर, कृपया इस तरफ आइए। जॉर्ज ने थोड़ा झुककर उसे अंदर जाने का इशारा किया। इस दृश्य ने मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट दोनों को चौंका दिया। युवा मास्टर, क्या वह वास्तव में युवा मास्टर था? जब अर्जुन चेयरमैन के साथ जाने वाला था, तो मैनेजर तुरंत दौड़कर आया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया और विनती की, युवा मास्टर, मैं इतना अंधा था कि आपको पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं। कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। मैनेजर समझ सकता था कि चेयरमैन उस युवक के प्रति कितना सम्मान रखता था। एपेक्स ग्रुप फॉर्च्यून ग्लोबल में 7वें स्थान पर था और चेयरमैन खुद एक प्रमुख व्यक्ति था जिसकी संपत्ति अरबों से ज्यादा थी। अगर उसके जैसे बड़े शख्स ने कहा कि यह युवक युवा मास्टर है तो वह युवा मास्टर था। लिली भी नम्र भाव से दौड़ी और माफी मांगी, युवा मास्टर, मैं गलत थी। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। अर्जुन ने केवल जॉर्ज की ओर उदासीनता से देखा। जॉर्ज ने तुरंत सुरक्षा टीम की ओर इशारा किया और आदेश दिया, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? इन दोनों को बाहर निकालो। आज के बाद उन्हें हमारे परिसर में एक कदम भी नहीं रखने देना। युवा मास्टर, हम गलत थे। कृपया हमें माफ कर दें। मैनेजर और लिली दोनों को सुरक्षाकर्मियों ने इमारत से बाहर निकाल दिया। राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंचकर अर्जुन चमड़े के सोफे पर बैठ गए, जबकि जॉर्ज उनके सामने हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक एक और खड़े रहे। बूढ़े जॉर्ज, तुम बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हो। ये शुतुरमुर्ग की खाल से बना सोफा, कितना बढ़िया स्वाद है। अर्जुन ने उस सोफे को थपथपाया जिस पर वह बैठा था और कहा। जॉर्ज ने विनम्रता से उत्तर दिया, अभी भी खड़े होकर, युवा मास्टर, इस बूढ़े आदमी के साथ मजाक करना बंद करो। यदि आप इस दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षर करेंगे तो यहाँ सब कुछ आपका है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे काले औपचारिक पोशाक पहने, नाजुक त्वचा वाले लंबे सचिव ने अर्जुन को पेपर्स का एक सेट दिया। अर्जुन ने तिरस्कार से उस पर नजर डाली। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता की संपत्ति को विरासत में लेने से इनकार करता हूँ। मैं आज आपसे 1 लाख रुपये उधार मांगने आया हूँ। जॉर्ज ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनकार करता हूँ। ये बात फिर से कहो, बूढ़े आदमी। अर्जुन अचानक गुस्से से उठ खड़ा हुआ। जॉर्ज ने दोहराया, मैं मना करता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आगे कहा, युवा मास्टर, जब तक आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, 1 लाख को भूल जाए। यहाँ तक कि 1 करोड़ या अरब भी आपके हैं तो फिर भूल जाओ। अगर मैं इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता हूँ तो मेरा नाम अर्जुन क्लार्क नहीं होगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा। 5 मिनट बाद में, बधाई हो, यंग मास्टर। आपको आधिकारिक तौर पर कपूर परिवार की सारी संपत्ति और कारोबार विरासत में मिल गया है। ये रहा आपका 1 लाख। जॉर्ज ने गेंदे के फूल की तरह खिले चेहरे के साथ साइन किए पेपर को घूरा। उसी समय उसके बगल में बैठे सचिव ने एक ब्रीफकेस लाया और उसे खोला।
उसमें 1 लाख नकद थे। जॉर्ज, बूढ़े आदमी, तुम बहुत ज्यादा खर्चीले हो। ये ब्रीफकेस ऐसा लग रहा है जैसे इसमें $100 मिलियन रखे हुए हैं। अर्जुन ने बगल में पड़े प्लास्टिक बैग को उठाया और उसमें पैसे डालते हुए कहा, मैं विदा लेता हूँ। अब, अपना ख्याल रखना, यंग मास्टर। क्या आपको मेरी कार तैयार करवाने की जरूरत है? जॉर्ज ने सम्मानपूर्वक पूछा। कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूटर से आया हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। और वह प्लास्टिक बैग हाथ में लेकर ऑफिस से बाहर चला गया। अर्जुन के चले जाने के बाद जॉर्ज तुरंत पेपर्स को ऊपरी मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में ले आया और वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मास्टर, युवा मास्टर ने अंततः साइन कर दिए हैं। बूढ़ा जॉर्ज बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था, थोड़ा झुककर उसने बहुत उत्साह और सम्मान के साथ रिपोर्ट दी। स्क्रीन पर व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर खांसता रहा और फिर धीरे से हाथ उठाकर कमजोर आवाज में बोला, तो संदेश आगे बढ़ाओ। हाँ, मास्टर, जॉर्ज ने जवाब दिया और स्क्रीन पर बूढ़े आदमी को देखते हुए अपने आंसू पोंछे। एक पल में, कपूर परिवार के अंतर्गत आने वाले सभी बिजनेस के शीर्ष प्रबंधन को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि कपूर परिवार के एकमात्र वारिस, अर्जुन कपूर को आधिकारिक तौर पर पारिवारिक बिजनेस विरासत में मिला है। इन बिजनेस में संपत्ति, विकास, मनोरंजन, उत्पादन, वित्त, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी और वगैरह शामिल हैं। अर्जुन हॉस्पिटल वापस लौटा और ठीक समय पर वार्ड में पहुंचा। उसने देखा कि अन्नी और रोहन एक दूसरे के करीब झुके हुए थे और खुशी से बातें कर रहे थे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया। अर्जुन कपूर, तुम कहाँ थे? उसे देखते ही अनिका ने ठंडे स्वर में पूछा। सोचिए, इस आदमी में अभी भी अपनी बेटी को अनदेखा करते हुए इधर उधर भागने का साहस था। अनिका की निगाहें अर्जुन की ओर देखते हुए निराशा से भरी थीं। रोहन, जो उसके बगल में बैठा था, हंसते हुए बोला, अर्जुन, क्या तुम पैसे उधार लेने गए थे? कोई बात नहीं, मैं मेडिकल बिल चुका सकता हूँ। मैं आहू का चाचा हूँ आखिर। मुझे अपनी बेटी के ट्रीटमेंट खर्च के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भुगतान कर सकता हूँ। अर्जुन ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया। अर्जुन कपूर, आप भाई रोहन के साथ इस तरह से कैसे पेश आ सकते हैं? उनसे माफी मांगो। अनिका ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वह अपने पति को इतनी अच्छी तरह जानती है कि वह जान गई है कि वह जानबूझकर अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। भाई रोहन इतने दयालु थे कि उन्होंने बिल का भुगतान करने में उनकी मदद की, लेकिन यह आदमी उनके प्रति कड़वा था। कितना असभ्य! रोहन ने दयालुता का दिखावा किया और अनिका से आग्रह करते हुए कहा, अन्नी गुस्सा मत हो। अर्जुन परेशान हो रहा होगा क्योंकि वह कोई पैसा उधार नहीं ले पाया। अनिका ने अर्जुन को एक भयंकर नजर से देखा और वह और भी नीचे देखने लगी। अर्जुन ने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की और दोनों को मुट्ठी बांधकर घूरने लगा। वह रोहन के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। अन्नी, वह उसे उसके प्यारे नाम से इतने प्यार से बुला रहा है। जीसस, अनिका मल्होत्रा, मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? रोहन ने दयालुता का दिखावा किया और अन्नी से आग्रह करते हुए कहा, अन्नी, गुस्सा मत हो। अर्जुन को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वह कोई पैसा उधार नहीं ले पाया।